तो हेलो और नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे, अच्छा कर रहे होगे। एक बार फिर से आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो इम्यूनोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार चलिए बात करते हैं हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्या क्या बात करेंगे हम? हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ डिजीज, वेरिएशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है साइंटिफिक का, फर्स्ट वैक्सीन इसके अगेंस्ट डेवलप हुआ था और डिस्कवरी इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे इम्यूनोलॉजी क्या होता है। अब बोलेंगे सर ये इम्यूनोलॉजी टर्म होता क्या है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है? इम्यूनोलॉजी एक प्रकार का स्टडी है जहाँ पे हम बॉडी का प्रोटेक्शन, मतलब बॉडी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, उसको जानते हैं। वो इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से होता है? वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और अदर पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इम्यूनोलॉजी क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्ट करने आएगा उसको ही हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, जो प्रोटेक्ट करने आता है हमारी बॉडी में। और इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से और ऑर्गेनिज्म से। आपको एक चीज और समझना है कि प्रतिदिन हमारे हमारा शरीर जो है वो कांटेक्ट में आता है बहुत सारे पैथोजन से, बट उनमें से कुछ ही ऐसे पैथोजन है जो डिजीज कॉज करते हैं। मतलब कि डेली आपको कोई ना कोई बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, आप लोग बहुत सारे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हो, लेकिन क्या आपको डेली इन्फेक्शन होता है? नहीं होता है। उसका रीजन है ये इम्यूनिटी, जो आपको इम्यूनोलॉजी जो आपको बचाने का काम। ये रीजन क्या है? हमारा बॉडी का क्या करना है? एंटीबॉडी रिलीज करना है इन पैथोजन के अगेंस्ट, ताकि आपका ये डिजीज के अगेंस्ट आपका बॉडी प्रोटेक्ट हो पाए। अब पूछोगे सर एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? तो भाई एंटीबॉडी वही है जो एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है। अब पूछोगे एंटीजन क्या है? एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी को प्रोवोक करने का काम करता है। यानी कि एंटीजन कौन होता है? जो disease फैलाने। अब देखोगे इंट्रोडक्शन समझेंगे, इम्यूनोलॉजी सब में इम्यून शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? इम्यून शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वो लैटिन वर्ड से आता है। इम्यून का मतलब इम्यूनिज का मतलब एग्जेम्ट, एग्जेम्ट होता है लैटिन में इसका मतलब। इम्यूनिज का मतलब समथिंग विच हैव टू यू पे, समथिंग यू पे फॉर। ठीक है, समथिंग यू पे मतलब जिसके लिए आपने कुछ कुछ ऐसा जो आपने दिया हो, जिसके एवज में कुछ लिया हो और कुछ दिया हो, पे किया हो। ठीक है? वैसे इम्यूनिज का मतलब क्या है? तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, डिजीज से प्रोटेक्शन। ठीक है, नाउ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ द डिजीज। ठीक है, सबसे पहले इस डिजीज को पकड़ा गया था, समझा गया था कि बीमारी फैलाता है ये स्मॉल पॉक्स। तो ये आपको जानना है, गांव पहले पहले क्या होता था, जब स्मॉल पॉक्स किसी पर्सन को किसी विलेज में हो जाता था तो वहाँ के लोग माइग्रेट हो जाते थे। क्या होते थे? माइग्रेट, उस पर्सन को छोड़ के आइसोलेट करके भाग जाते थे, छोड़ देते थे, और गांव का गांव साफ हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो आपको समझना है, जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या है? डेडली ह्यूमन डिजीज था, जो थाउजेंड ऑफ द पीपल्स को डेथ के डेथ का रीजन बना था। जो 11th सेंचुरी था, वो उसमें क्या हुआ, जो चाइनीज थे, चाइनीज क्या क्या डिस्कवर करा कि जो पर्सन, ऐसे पर्सन जो सरवाइव हुए हैं स्मॉल पॉक्स के अटैक से, और उनको बीमारी दूसरी बार कम देखने को मिल रहा है। मतलब पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ है, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है आपको, उसके बाद से जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट इन्फेक्शन के बाद बच जाते हैं, अगर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो आपको उससे डेथ होने का चांस, आपको डिजीज का सिवियरिटी के चांस बहुत ही कम है। जिसके वजह से जो चाइनीज है उसको आप प्रैक्टिस शुरू कर दी, उन्होंने इन्फेक्ट अपने यंग चिल्ड्रेन को, यानी छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया बचपन में ही स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? अब इस प्रोसेस को, जो जो इन्फेक्ट करने का प्रोसेस था, उसको वेरियोलेशन बोला गया। वेरियोलेशन क्या होता है? जो आप समझते हो जब स्मॉल पॉक्स होता है तो ये सफेद कलर की झुर्रियां बनती हैं। देख रहे हो आप, ये क्या है? ये ऐसा सफेद सफेद शरीर में क्या बन जाती है? झुर्री जैसी बन जाती है। एडिमा जैसा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, टिश्यू ऊपर की तरफ आ जाता है।
इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्कैब। और जिस जगह पे हुआ है उस जगह को हम लोग बोलते हैं पॉक्स। पॉक्स कोई स्कार जैसा हो जाता है, मतलब गड्ढा जैसा हो जाता है, दाग हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्कैब्स थे, उनको पॉक्स से कलेक्ट करके पर्सन को, एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्कैब को पॉक्स से कलेक्ट किया और उसको चिल्ड्रंस के, जो बच्चे थे उनके नोज में, बच्चों के नोज में रब करते थे या इन्फेक्ट करते थे, या फिर स्क्रीन स्किन को स्क्रैच करके उससे ट्रांसफर करते थे। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, वेरियोला। वेरियोला का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है। नाउ चिल्ड्रेन जो सरवाइव हो गए इस रिजल्ट के बाद, वो रेसिस्ट हो गए थे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, मतलब कि उनको दोबारा ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इस तरह के क्रूड प्रैक्टिस से उनका डेथ हो गया। ठीक, इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं माना गया, लेकिन इसको ओरिजिन ऑफ द डिजीज बोला गया, और ओरिजिन ऑफ द इम्यूनोलॉजी, यहीं से इम्यूनोलॉजी का प्रैक्टिस शुरू हुआ। ठीक है। जो चाइनीज है, फिर बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि जो स्मॉल पॉक्स का स्क्रैप है, अगर जो मैडली अफेक्टेड इंडिविजुअल से लिया गया है, ऐसा इंडिविजुअल जिसको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उससे लिया गया है, तो वो उसका जो डिजीज है, जो पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा था, मतलब इतना एटलीस्ट नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था ऐसे लोगों के लिए। अब आप देखोगे वेरियोलेशन में इस तरह का एक व्यक्ति है, एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा, उसको क्या किया जा रहा है, एक हेलो क्या लिया गया है, छड़ी लिया गया है, एक हेलो स्टिक लिया गया है, और उसमें फूंक मार के एक तरफ स्कैब को इन्फेक्ट किया गया, और फूंक मार के नोजल रीजन से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। इस प्रोसेस को वेरियोलेशन बोला गया। थैंक यू। अब देखोगे स्मॉल पॉक्स इनैकुलेशन बाय मोन्टेन्जू। मोन्टेन्जू क्या थी, लेडी मैरी मोन्टेन्जू, एक बहुत एक पर्सन थी, एक फीमेल थी, जिन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक वर्क कर दिया अनजाने में, आप समझोगे कैसे। जो ये न्यूज था कि चिल्ड्रेन को स्मॉल पॉक्स से अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस प्रोसेस से, वो सेंट्रल एशिया में से टर्की तक पूरी तरह से क्या हो गया था, फैल गया था पूरे सेंट्रल एशिया में। तो जो 1718 में, इन 1718, जो लेडी मैरी मेक्टाजू थी, उन्होंने क्या किया, इस टेक्निक को अपने चिल्ड्रेन के ऊपर सक्सेसफुली कर किया, यानी वेरियोलेशन ये प्रोसेस, मतलब कि अपने चिल्ड्रेन के नोज में क्या किया, स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट करा दिया। और ये जो रिजल्ट, जो स्मॉल पॉक्स है, वो टर्की में बहुत ही लेस विरुलेंट हुआ, मतलब कि लेस इन्फेक्टेड हुआ टर्की रीजन में। ये सब लोग क्या करने लगे, वो लेडी मैरी मोन्टाजू को एक प्रैक्टिस को हर घर में फॉलो किया जाने लगा। ये है लेडी मैरी मोन्टाजू। इनको बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था, ये पूरे साउथ एशिया में फैलाने का काम किया था ये प्रैक्टिस। ठीक है। ये 80 साल पहले जो जेनर आए थे, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया फर्स्ट टाइम, उनके 80 साल पहले ही इस तरह की प्रैक्टिस इन्होंने कर लिया था। फिर आया वैक्सीनेशन का प्रोसेस। 1774 की बात है ये। ठीक है। 1774 में एक इंग्लिश फार्मर, जिनका नाम था बेंजामिन जेस्टली, उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स, जो कि बेसिकली किसमें होता था, कैटल्स में होता था, या काउज में देखने को मिलता था। तो काउ पॉक्स को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट यूज किया। कैसे, उन्होंने क्या किया, जो ड्राई स्कैब था, मतलब सूखा हुआ स्कैब को, इन्फेक्टेड पार्टिकल को, कैटल के, उन्होंने क्या किया, वेरियोलेट किया, यानी कि ट्रांसफर किया अपने चिल्ड्रेन में, कि इस होप के साथ कि वो उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे काउ पॉक्स को, इस तरह के प्रैक्टिस से। नाउ काउ पॉक्स बेसिकली क्या है, काउ पॉक्स एक स्किन डिजीज है, जो कैटल्स में क्या करता है, डिजीज काज करता है, सीधे वो स्मॉल पॉक्स जैसा वायरस ही होता है। समझ में गया, यह माइल्डली ह्यूमंस को भी अफेक्ट। तो देखने वाली ये बात थी, अब तक स्मॉल पॉक्स से जो ट्रांसफर किया जा रहा था स्मॉल पॉक्स को डायरेक्टली, उसमें लोगों का डेथ ज्यादा हो रहा था। अब काउ पॉक्स को जब ट्रांसफर किया, तो इसमें क्या देखा गया कि बहुत ही कम लोगों को डेथ हो रहा था, या बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा था। लेकिन इसके अगेंस्ट ये क्या क्या कर रहा था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। यही से प्रोसेस चालू हुआ लाइव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम को, या लाइव इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ वैक्सीन का प्रैक्टिस। अब 1798 में एडवर्ड जेनर है, जो कि क्या थे, फिजिशियन थे, उन्होंने ये काउ पॉक्स वाले स्कैब वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में सुना। देन उन्होंने क्या किया, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्यों हो गया। तो जेनर जो है,
उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और यह कंक्लूड किया, लास्ट में यह डिसीजन बताया कि जो काउ पॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ काउ को नहीं प्रोटेक्ट करता है स्मॉल पॉक्स से, बल्कि यह अदर पर्सन को जिनको ट्रांसमिट हो गया है काउ पॉक्स, उनको भी क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग को भी स्मॉल पॉक्स से काउ पॉक्स बचाता है और काउ को भी स्मॉल पॉक्स से और काउ पॉक्स दोनों से बचाता है। समझ में आ गया? जो यह जेनर का टेक्निक था वैक्सीनेशन का, उसको रैपिडली रिप्लेस कर दिया वायरियोलेशन से। यानी कि अब क्या होने लगा, काउ पॉक्स काउ पॉक्स का वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट यूज किया जाने लगा। अब ये मॉडिफाइड मेथड ऑफ जेनर था। ठीक है, तो वैक्सीन टर्म वहां से आ गया। वैक्सीन का मतलब क्या होता है लैटिन भाषा में, काउ। लैटिन भाषा में वैक्सीन का वैका का मतलब काउ। 1796 में एडवर्ड जेनर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक डेयरी में, उनके डेयरी में काम करने वाली एक यंग फीमेल थी, सारा नेम्स। उनको देखा कि उनके पास फ्रेश काउ पॉक्स लीजन उनके हैंड और आर्म पे दिख रहा था। उनके हाथ पर और आर्म पर फ्रेश लीजन दिख रहा था काउ पॉक्स का। तो उन्होंने क्या किया, 14 मई 1796 को उन्होंने वो जो मैटर था यानी स्कैब था उसको नेम्स के लीजन को कलेक्ट किया और उसको इनोकुलेट कर दिए एक 8 ईयर ओल्ड बॉय। 8 साल के बच्चे को इनोकुलेट किया जिसका नाम था जेम्स फिप्स। नाम याद रखिएगा। सारा नेम्स का जो इन्फेक्टेड मटेरियल था उसको ट्रांसफर किया जेम्स फिप्स में। सब्सिक्वेंटली हुआ क्या, जो बॉय था यानी कि जो 8 ईयर का जेम्स फिप्स था, उसको क्या हुआ, माइल्ड फीवर एंड डिस्कम्फर्ट एक्जाइल रीजन में देखने को मिला। एक्जाइल रीजन क्या होता है, बेसिकली आर्मपिट वाला रीजन है। तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट या डिसमोबिलिटी देखने को मिली, साथ साथ में उसको हल्का बुखार भी। 9 दिन के बाद से हुआ क्या, यह प्रोसीजर जो है वो यह प्रोसीजर 9 दिन यह प्रोसीजर के 9 दिन बाद उसको सर्दी भी हुई और उसको भूख लगना बंद हो गया। लेकिन अगले ही दिन वो क्या हो गया, एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये प्रोसेस समझ में आया। इसी प्रोसेस को बाद में बोला गया पोस्ट पोस्ट वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन रिएक्शन पोस्ट वैक्सीनेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को बाद में बोला गया, जो जेम्स फिप्स को क्या हुआ, ट्रांसफर करने के बाद कुछ समय बाद डेवलप हुआ 8 दिन के बाद। ये इस तरह का लीजन देखने को मिला था सारा नेम्स में। ठीक है, जो आपको फिगर दिखाया भी था, नेशनल लेबोरेटरी एप्लीकेशन को ने इसको जारी भी किया था। देन उन्हें जुलाई 1796 में जेनर ने क्या किया, इनाकुलेट किया इस बॉय में अगेन डायरेक्ट स्मॉल पॉक्स लीजन से, यानी कि फ्रेश लीजन से। अब इस बार इन्होंने क्या किया, मतलब स्ट्रॉन्ग वायरस को इन्होंने ट्रांसफर किया इस 8 ईयर बॉय जेम्स फिप्स के अंदर, और उसके अंदर कोई भी प्रकार का बीमारी डेवलप नहीं हुई। फिर जेनर ने बताया कि यह प्रोटेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले जो काउ पॉक्स का वैक्सीन दिया गया उसके वजह से स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से इसके अंदर इरेडिकेट या रेसिस्टेंट हो गया है। यही प्रोसेस से शुरू हुआ एडवर्ड जेनर का प्रोसेस। चलो जल्दी से समझते हैं ग्रामेटिकल मैनर में जेम्स का एक्सपेरिमेंट को स्मॉल पॉक्स में। सारा नेम जो कि उनकी डेयरी में काम करती थी, डेयरी में मेड थी, उसको काऊ से क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, काऊ पॉक्स हो गया था। तो जेम्स फिप्स जो कि ऑलरेडी क्या था, जेम्स फिप्स एक 8 ईयर का चाइल्ड था, और उसको क्या किया, जो एडवर्ड जूनियर थे उन्होंने उसके हैंड से यानी कि सारा नेम्स के हैंड से क्या इनाकुलेट किया वायरस को और ट्रांसफर कर दिया जेम्स फिप्स के अंदर। याद रखिएगा काउ पॉक्स लेस लेस अफेक्ट करता है ह्यूमंस को। फिर क्या हो गया, फिप्स जो है वो 8 दिन के बाद से बीमार हो गया। उसको सर्दी खांसी बुखार वगैरह थोड़े समय बाद देखने लगी। ठीक है, लेकिन वो फिर से ठीक हो गया। नाउ स्कैब्स जो कलेक्टेड हुए थे स्मॉल पॉक्स पेशेंट से, उसमें उसे क्या हो गया, फिर से फिप्स के अंदर इनाकुलेट करा गया कुछ समय के बाद, और देखा गया जो फिप्स है वो अनअफेक्टेड हो गया पूरी तरह से। यानी कि जब दोबारा से री इनाकुलेट किया वैक्सीन के बाद से, वैक्सीन प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद से, तो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन उसके बॉडी में हुआ उसमें उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। समझ में आ गया आपको, सेकेंडरी इन्फेक्शन में कोई भी नहीं दिखा गया क्योंकि उसको प्राइमरी वैक्सीनेशन मिल गया था। अब लुईस पास्चर आए। लुईस पास्चर जब आए तो लुईस पास्चर को क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फादर गॉड ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने बहुत सारा काम किया, देखो स्टेरिलाइजर बनाया, ठीक है, पास्चराइजेशन बनाया, पास्चर बनाया, लेकिन देखो वैक्सीन भी बनाया इन्होंने, ठीक। ये क्या थे, फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है, लुईस पास्चर, और इनको क्या था, प्रयोग करने से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत प्रयोग करते थे। तो इन 19th सेंचुरी में वो क्या हुए थे, फंड उन्होंने डेवलप किया था फंडामेंटल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो उस समय बहुत फेमस हो गए थे 19th सेंचुरी में। पाश्चर को आल्सो रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके वैक्सीन के कार्यों के लिए, ठीक है, वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, लाइव वायरस को वैक्सीनेशन में यूज किया था। फर्स्ट टाइम लाइव वायरस को किसने यूज किया था, लाइव वायरस को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था वैक्सीन में, वो थे लुईस पास्चर, ठीक है। पास्चर का जो वर्क है इन्फेक्शियस डिजीज में, उसको बोला जाता है मोमेंटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेबीज एंड एंथ्रेक्स स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने में पास्चर का बहुत ज्यादा काम था। इन्होंने एंथ्राक्स वैक्सीन भी बनाया था। एंथ्राक्स जो है बेसिकली कैटल से क्या होता था, ह्यूमंस में ट्रांसफर होने वाला एक डिजीज था जो कि बहुत ही भयावह था। और रेबीज जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, इन दोनों के अगेंस्ट वैक्सीन इन्होंने बनाया था। देखो अब पास्चर का एक्सपेरिमेंट वैक्सीन के ऊपर, पास्चर जो है वो काम कर रहे थे चिकन्स के ऊपर, यानी कि जो मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं उनके ऊपर ये काम कर रहे थे। और पास्चर जो है वो कल्चर करना है, फाउल कोलेरा का कल्चर किए हुए थे, और उसको फाउल कोलेरा का जो कल्चर है उसको लेबोरेटरी में छोड़ के चले गए वैकेशन पे, घूमने के लिए चले गए। जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, जो चिकन्स थे, जो मुर्गे थे, उनको इनोकुलेट किया, ठीक है, इससे वही जो पुराना छोड़ के गए थे बैक्टीरिया को, उससे फाउल कोलेरा से डायरेक्टली क्या किया उन्होंने, इसको इन्फेक्ट किया। और देखा कि मिरेकुलस मतलब जादू, एक जादुई चीज देखने को मिला, जब चिकन्स थे उनमें कोलेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब कि जो चिकन थे उनमें कोलेरा का कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है। पास्चर ने फिर क्या किया, पास्चर ने इनोकुलेट किया एक लाइव बैक्टीरिया को, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया, फ्रेश स्ट्रेन को उन्होंने फाउल क्लेरा का इस बार क्या किया, चिकन्स में ट्रांसफर किया, और देखा उनको कोई भी बीमारी डेवलप नहीं हुई। ये ये मेथड के बाद पास्चर ने रियलाइज किया, अगर जो वीक स्ट्रेन ऑफ वायरस को या वीक स्ट्रेन ऑफ पैथोजन को अगर जो हम लोग किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो इम्यूनाइज करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, मतलब इससे किसी की डेथ नहीं होती, इससे किसी को इतना खतरा नहीं होता है। जो वीक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है, वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन है, वीक फॉर्म ऑफ वायरस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीक फॉर्म ऑफ एनी पैथोजेनिक मटेरियल को ट्रांसफर अगर जो किया जाता है तो ये क्या करता है, इम्यूनाइज करता है। इन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ये बहुत बड़ी थियरी थी, यहीं से वैक्सीन में लोगों का इंटरेस्ट शुरू हो गया। अब देखो पास्चर के एक्सपेरिमेंट को ट्रिगर से शुरू हुई, एज्ड कल्चर यानी पुराने कल्चर का को उन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट किया हेल्दी चिकन में। जो हेल्दी चिकन्स थे उनमें किसी भी प्रकार का कोलेरा देखने को नहीं मिला, इस तरह के इन्फेक्शन का। फिर उन्होंने क्या किया, फ्रेश कल्चर दिया इस बार, और इन्फेक्शन इन्फेक्ट किया हेंस को, और देखा दो ग्रुप के हेंस को। एक ग्रुप को उन्होंने जब जो जिनको पहले इन्फेक्टेड किया था उनको उनमें लगाया तो देखा कि उनमें कोई भी प्रकार का कोलेरा डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा ग्रुप जिनमें उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं दिया था, प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं दिया था, उसको क्या हुआ, वो नॉर्मल कुछ दिन थे, बाद में उनको कोलेरा हुआ, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। समझ में आ गया, ये आपका उनका अपना एक्सपेरिमेंट था। देन क्या हुआ, उन्होंने एंथ्रॉक्स का भी वैक्सीन डेवलप किया। उन्होंने कैसे डेवलप किया, वंस इसको जो फाउल क्लेरा है उसको हम लोग ओरिजिन ऑफ द डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखोगे जो एंथ्रैक्स है वो वो क्या हो गया अभी, डेवलप वंस जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का डेवलप किया, पास्चर ने अदर इन्फेक्शियस डिजीज को भी खोजना शुरू, ठीक है। अब पास्चर क्या हुए, शिफ्ट हो गए अपने फोकस को एंथ्रैक्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उस समय पे यह कैटल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था, यानी कि जो भी कैटल्स थे उनको यह क्या कर रहा था, बहुत अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। 1881 में जो पास्चर थे उन्होंने एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप के एनिमल को बांटा और उनमें क्या किया, इंजेक्ट एक ग्रुप के एनिमल्स में इंजेक्ट किया, ठीक है, एंथ्रॉक्स का वैक्सीनेशन, ठीक है, जो जो उन्होंने डेवलप किया था। एक ग्रुप में एंथ्रॉक्स वैक्सीन
जो डेवलप किया था उसको दिया, और एक ग्रुप को, एंड ही डिड नॉट वैक्सीनेटेड हिज सेकंड ग्रुप, उसको कंट्रोल ग्रुप बोला। मतलब कि ध्यान दोगे, जो एंथ्राक्स वैक्सीन था जो उन्होंने वैक्सीन बनाया, उसमें ग्रुप ए को उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेट किया खुद से बनाए हुए वैक्सीन से, और ग्रुप बी को नो वैक्सीनेशन, नो वैक्सीन, ठीक है, कुछ भी नहीं वैक्सीनेशन दिया। कुछ दिन के बाद से उन्होंने लाइव एंथ्रेक्स लिया। अब देखो, लाइव बैक्टीरिया से इन्होंने क्या किया, एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया से लाइव इसको इन्फेक्ट कराया दोनों ग्रुप को, और देखा कि जो वैक्सीन लगा वाला ग्रुप, ग्रुप ए, उनमें बाद में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर जो बी ग्रुप में अगर जो उन्होंने इन्फेक्ट किया, तो देखा कि उनमें बहुत ही ज्यादा इन्फेक्ट किया, और ग्रुप ए के सारे एनिमल बच गए, और ग्रुप बी बी के सारे एनिमल इन्फेक्ट हुए, और कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो उसके बाद से इनको समझ में आ गया कि जिनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है वो बच जा रहे हैं, जिनको नहीं लगाया जा रहा है वो नहीं बच पा रहे हैं जब भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, जनरल प्रिंसिपल वैक्सीन का बनाया, ठीक है। देन उस वैक्सीन से उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के अप्रोच को यूज किया, ठीक है। एंथ्राक्स वैक्सीन भी इन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद से लुइस पास्चर को इसकी वजह से फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी बोला गया, ठीक है। अब देखोगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइड चेन रिएक्शन के बारे में। साइड चेन रिएक्शन क्या है, एक एंटीबॉडी बेस्ड, अभी हम लोग ये एक थोड़ा सा केमिकल बेस्ड एंटीबॉडी बेस्ड एक तरह का अभी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अभी जो प्रिंसिपल पढ़ रहा है जनरल इम्यूनोलॉजी का प्रिंसिपल, ये भी इम्यूनोलॉजी का प्रिंसिपल है, थोड़ा सा अभी इसमें क्या ऐड करेंगे, कुछ प्रिंसिपल ऐड करेंगे, कुछ एक डिफरेंट चीज के केमिस्ट्री का यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर चीज वो समझना है। In the final decade of 1970, एमिल वॉन वेहरिंग और शिवा साबुरो कितात्सो, उन्होंने क्या किया, सीरम थेरेपी को डेवलप किया डिप्थीरिया और टिटनेस के अगेंस्ट। सीरम थेरेपी क्या होता है, चलिए वो भी बता देते हैं। अभी कोविड-19 आया था, तो उसमें देखा था जो इंड स्टेज के, जो कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित लोग थे, उनको उनके ऊपर एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि जो भी कोविड से बचे हुए, कोविड सर्वाइवल थे, उन पर्सन के प्लाज्मा को कोविड-19 वाले पेशेंट को ट्रांसफर किया जा रहा था, और कुछ इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, कुछ को कुछ में बुरा इफेक्ट देखने को मिला था। मतलब मिली-जुली प्रतिक्रिया उसमें मिली थी। बहुत ज़्यादा हमको ये हासिल तो नहीं हुआ था, लेकिन इस प्रोसेस को सीरम थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी, ये याद रखिएगा। ये आपका एक जीके के लिए। अब देखोगे, जो कंट्रीब्यूशन था बर्लिन बेस्ड बैक्टीरियोलॉजी, जैसी जैसे पॉल एहरलिच, पॉल एहरलिच ने बाद में क्या किया, ये शिवा साब्रो कितात्सो और एमिल वॉन वेहरिंग के साथ कंट्रीब्यूट करके इन्होंने क्या किया, वाइटल प्रोडक्शन किया, ठीक है, किसका, एंटी डिप्थीरिया सीरम का, एंटी डिप्थीरिया सीरम का को बनाने में, हाई क्वालिटी एंटी डिप्थीरिया सीरम को बनाने में क्या किया इन्होंने, एमिल वाहरी और साहिब साबुरो कितात्सो का जो डेवलपमेंट था सीरम थेरेपी का, उसके साथ कंट्रीब्यूट किया। और उन्होंने क्या किया कि जो डिप्थीरिया सीरम है उसको पैसिवली वैक्सीनेट किया ऐसे ह्यूमंस को जो कि डेडली डिप्थीरिया जैसी डिजीज से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, इन्फेक्टेड थे। यानी कि डिप्थीरिया सीरम जो उन्होंने डेवलप किया था उसको जो भी डिप्थीरिया से इन्फेक्टेड पीपल थे उनको पैसिवली वैक्सीनेट किया था। समझ में आ गया। देन 1897 आया, उसमें एडलिक जो है उन्होंने साइड चेन मॉडल ऑफ इम्यूनिटी वो बताया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए। यानी कि 1897 में इसी चीज को एहरलिक ने बताया, इसको बोलते हैं साइड चेन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर साइड चेन रिएक्शन क्या होता है, ये है पॉल एहरलिक, ठीक है, पॉल एहरलिक का ये डायग्राम है। और अब मैं आपको बताते चलूं कि साइड चेन थियरी बेसिकली होता है। तो आपको समझना है, ये है हमारा फॉरेन इन्वेडर या एंटीजन। जब भी हमारे पास इस तरह का इन्वेडर आता है, तो जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, वो बाइंड होता है किसके साथ, स्पेसिफिक साइड चेन के साथ। ठीक, साइड चेन क्या है, रिसेप्टर, याद रखिएगा। ये जो टॉक्सिन है वो बाइंड होगा इस तरह के एंटीजन के साथ, ठीक है। ये टॉक्सिन किधर से मिलेगा, वो हमको एंटीबॉडी से मिलेगा। अब आप देखेंगे जो साइड चेन है वो कॉम्प्लेक्स, वो साइड चेन जो है, साइड चेन अब जाके कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि मिल गया है हमारा जो भी पैथोजन था उसके साथ साथ में। अब क्या होगा,
इसकी पूर्ति करने के लिए अब सेल में क्या होगा, इस तरह के साइड चेन वाले एंटीबॉडी की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में और तरह का साइड चेन डेवलप होगा। तो उसको पूर्ति करने के लिए और साइड चेन डेवलप हुआ हमारी बॉडी में, जो बी सेल बेसिकली ये काम करते हैं। तो जब ये डेवलप हुआ तो क्या हुआ, और भी आके इस तरह के इसमें क्या होंगे, एंटीटॉक्सिन्स इसमें जुड़ते जाएंगे। समझ में आ गया। और इससे क्या होगा, इस तरह से यह जो पैथोजन था वो इनेक्टिव हो जाएगा। जब इनेक्टिव हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा, जो बच गए थे, जो भी एंटीटॉक्सिन आपके बॉडी में बच गए, वो एंटीटॉक्सिन क्या होंगे, और रिलीज हो जाएंगे और चले जाएंगे आपके सीरम में, या क्या हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे आपके सीरम में, सॉल्यूबल हो जाएंगे आपके प्लाज्मा में, सॉल्यूबल हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया। इसको लॉक इंटरेक्शन, साइड इंटरेक्शन और रिसेप्टर भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अभी इसको रिसेप्टर रिएक्शन भी बोलते हैं नाउ। समझ में आ गया। देन आया पैसिव इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, देन आ गया पैसिव इम्यूनाइजेशन का थियरी। पैसिव इम्यूनाइजेशन याद रखिएगा, ऑलरेडी पॉल एरलिक ने यूज किया था, लेकिन इसको और भी ज्यादा क्लियर बताया 1894 में एमाइल रॉक्स ने। एमाइल रॉक्स ने क्या किया, ऐसे पेशेंट जो कि डिप्थीरिया से संक्रमित थे, उनको इंजेक्शन ऑफ सीरम, उनको उन्होंने क्या किया, डिप्थीरिया से जो भी संक्रमित पेशेंट थे उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तो डिप्थीरिया के टॉक्सिन को, डिप्थीरिया के वैक्सीन को उन्होंने क्या किया, हॉर्स के हॉर्स को इफेक्ट किया, और हॉर्स से क्या किया, ये सीरम निकाला, हॉर्स से सीरम निकाला उसके ब्लड से, और हॉर्स सीरम को इन्होंने क्या किया, जो भी डिप्थीरिया से पीड़ित लोग थे, इन्फेक्टेड लोग थे, उनको वैक्सीनेट किया। समझ में आ गया। तो इस तरह के इम्यूनाइजेशन को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोला गया, और जो सीरम उन्होंने निकाला उसको बोला गया डिप्थीरिया टॉक्साइड या डिप्थीरिया टॉक्सिन। समझ में आ गया। समझ में तो ये चीजें थी, ये जनरली हुआ। ये मेथड जो है उसको उन्होंने अदर डिजीज पर भी उस पे वर्क किया, और बीमारियों पे भी वर्क किया, लेकिन सारे जो है वो इस पे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं दिखाए, एक्सेप्ट टिटनस। यानी टिटनस जैसे डिप्थीरिया ने काम किया, डिप्थीरिया टॉक्साइड बना लिया डिप्थीरिया टॉक्सिन से, वैसे ही टिटनस टॉक्साइड बन गया टिटनस टॉक्सिन से। इसको भी हार्ट से ही कलेक्ट किया था इन्होंने, और इस तरह की टेक्निक को उन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन टेक्निक बोला। और आज तक यह टिटनस के लिए आज भी हम लोग यूज करते हैं। या कहाँ से रिसीव हुआ जाता है, डीप वाउंड से रिसीव किया जाता है। अब समझेंगे फैगोसाइट या फिर ऑक्सोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, 1882 में एलिन मेटकेनिकॉफ आए, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो इन्वर्टिब्रेट और मैमल्स थे उनके सेल्स को फॉरेन मटेरियल्स के को रीड करते हुए देखा। यानी कि जो मैमल्स या इन्वर्टिब्रेट है उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में कि जो उनके सेल्स है, कोशिकाएं हैं, जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन आ रहा है, कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है, उसको ये ईट करने का काम करता है। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इस प्रोसेस को फैगोसाइट बोलेंगे। फैगोसाइट का मतलब ईटिंग सेल, ऐसे सेल जो खा जाते हैं बाहरी प्रोडक्ट। ठीक है, यह क्या होता है, बॉडी का मेन सिस्टम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अभी जो ये प्रपोजल था उन्होंने क्या किया, उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ वायलेंट कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। बहुत सारा जो है साइंटिस्ट थे इस बात को उनका मानने से तैयार नहीं थे, और इस पे बहुत सारा विवाद शुरू हो। लेटर वो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने रिजॉल्व तो नहीं कर पाया, लेकिन 1904 में फिर एल्मोंड ने, इंग्लैंड के जो निवासी हैं, और जोसेफ डेनिस है जो कि बेल्जियम के हैं, उन्होंने बताया कि जो एंटीबॉडीज है वह क्या करती है, बैक्टीरिया के ऊपर कोट होती है, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर संलिप्त होती है, और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है बाय द फैगोसाइट, यानी कि बाय द ईटिंग। उनके पहले तो फैगोसाइटिक सेल जो है वो ये बैक्टीरिया है, तो पहले उसके ऊपर आएंगी, और आने के बाद जो हमारा एंटीबॉडी है बैक्टीरिया को कोट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करती है थ्रू द ईटिंग। ठीक है, इस फिनोमेना को आज ऑक्सोनाइजेशन फिनोमेना बोला जाता है। समझ में आ गया आप। अभी उसके बाद से कौन आया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का काम शुरू हुआ इसी बेस पे। 1901 की बात है ये। 1899 से 1901 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर ने इस तरह का खोज किया ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। तो कार्ल लैंडस्टीनर को इसके वजह से 1930 में जो है उनका ब्लड ग्रुप के डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से नोबेल प्राइज मिला था।
उन्होंने क्या करा था, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रेड सेल की सरफेस पे पाया, यानी रेड सेल के सरफेस पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको बताया कि ये क्या है, एक तरह का एंटीजन है। क्या बताया, ये एक तरह का एंटीजन है। तो आपसे पूछा जाए एबीओ ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी हुआ है किसके बेसिस पे हुआ है, तो आप बोलोगे सर एंटीजन के बेसिस पे हुआ है। जिस प्रकार का ग्रुप है, एक ब्लड ग्रुप है, उसके पास ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप है ए बी एंटीजन होता है, ओ ब्लड ग्रुप है तो लो एंटीजन होता है। और इसी का विपरीत क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। सेम ब्लड ग्रुप का सेम एंटीबॉडी नहीं होता है। ए एंटीजन मतलब ए बी एंटीबॉडी, ए एंटीजन मतलब बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन मतलब ए एंटीबॉडी, ऐसे ए बी एंटीजन मतलब ए बी एंटीजन मतलब नो एंटीबॉडी, और ओ एंटीजन मतलब ए बी एंटीजन मतलब नो एंटीबॉडी, और वो एंटीजन का भी मतलब क्या होता है, इसमें भी आपका ए बी एंटीबॉडी। समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रोसेस था, वो आपको समझना चाहिए, जो मुझे लगता है आपको बताया मैंने। तो ये लैंड स्टीनर ने इसकी वजह से इस तरह का उनका जो रिसर्च आया, एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्ट कराया, उसको हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। बाद में जो व्यक्तियों की ब्लड की कमी से मौत हो जाती थी, उसको बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिए गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। तो लैंड स्टीनर ने बेसिकली यही बताया था। उन्होंने रेड सेल के टाइप खोजे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ग्रुप ए जो होता है उसमें एंटी होता है और ए एंटीजन होता है ग्रुप ए में, यानी कि एंटीबॉडी बी होगा और ए एंटीजन होगा। ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होगा और बी एंटीजन। ग्रुप ए में ए बी एंटीजन होगा और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ग्रुप ए में ए एंड बी एंटीबॉडी होता है और नो एंटीजन है। इसी वजह से आप देखोगे बच्चे कि जब भी हमको रेड सेल किसी को देना होता है और उसका ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं है, नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ओ वाला ब्लड ग्रुप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप देने से क्या होगा, उस पर्सन के बॉडी में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं जा रहा है। कोई भी प्रकार का एंटीजन उस पर्सन के ब्लड ग्रुप में नहीं जाएगा तो कोई भी ट्रांसफ्यूजन उसकी बॉडी में होगा नहीं। और यह बेहतर काम इसीलिए बोलते हैं, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं क्या है, डोनर ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बोलोगे सर तो ए बी नेगेटिव को क्यों हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, क्यों? उसका भी उत्तर आपके सवाल में, क्योंकि उसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द ब्लड ग्रुप एज रेफरेंस टू द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अभी हम बात करेंगे अवार्डेड टू इम्यूनोलॉजिस्ट, क्या क्या अवार्ड इम्यूनोलॉजी में मिला था। जो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो बिगिन हुआ था कब, 20th सेंचुरी से, ठीक है। लेकिन यह कॉम्प्लेक्स था उस टाइम पे, तो उसको समराइज और आउटलाइन करा गया। नोबेल प्राइज इम्यूनोलॉजिस्ट को अवार्ड करा गया। मतलब कि आप देखोगे लॉर्ड मोन्टेस्क्यू थे, फिर चाइनीज प्रैक्टिसेस देखा आपने, पॉल एहरलिक थे, वो सब प्रैक्टिसेस में लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन कभी बहुत कंट्रोवर्शियल, एक सिस्टमेटिक आउटलाइन वे नहीं था कि आप समराइज कर पाओ कि कौन सबसे बेहतर है। तो इसके वजह से इसको और अच्छा तरीका देने के लिए जब नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, उसके प्रोसेस के बाद से हम लोग मानते हैं कि वो इम्यूनोलॉजिस्ट का बेहतर समय शुरू हुआ। तो वो जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था 1901 में एमी वॉन वेहरिंग को दिया गया, और बाद में कार्ल एंड स्टीनर को 1930 में दिया गया। समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द uh, uh, development of immunology, about the history of the immunology, and about the introduction of immunology. I think आपको चीजें समझ में आई होगी। जाते जाते एक क्योट मैं बताऊंगा, ट्राई टू बी अ लिटिल बेटर एवरी डे। हमेशा प्रयास करिए कि थोड़ा बेहतर बने हम कल से, ठीक है। डेली थोड़ा बेहतर बनते रहोगे, लेकिन आएगा कि आप बहुत ही बेहतर बन जाओगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग लेडनेट यूट्यूब चैनल। आई होप आज का सेशन काफी आपके लिए अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे।